गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको क्लास 12 में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि पीरियड है उसके 3 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखना है, जो बोर्ड एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज पहला क्वेश्चन है बेटा कुछ इस प्रकार से कि 0.1 एम ग्लूकोज विलयन, 1% यूरिया विलयन तथा 0.1 एम नमक विलयन में से कौन सा सबसे अधिक पराशरण दाब प्रदर्शित करता है। 3 बिलियन दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा बिलियन है बेटा जो सबसे अधिक पराशरण दाब प्रदर्शित करेगा। अगर क्वेश्चन की बात करें तो 2012 और 2020 2016 में बोर्ड की तरफ से ये पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले देखिए जो बिलियन दिए हैं उनकी बात कर लेते हैं। 1 बिलियन बेटा 0.1 मोलर ग्लूकोज, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है 0.1 मोलर नमक विलयन और तीसरा है बेटा 1% यूरिया विलयन। तो सबसे पहले बेटा ये 1% का जो यूरिया विलयन है इसको भी हम मोलरता में चेंज कर ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की मोलरता गिवन है तो इसकी भी हम मोलरता निकाल लेते हैं। तो 1% यूरिया विलयन का मतलब है 1 ग्राम यूरिया उपस्थित है 100 ml विलयन में। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं? हमने ये मान लिया 1% यूरिया विलयन का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 ग्राम यूरिया उपस्थित है 100 ml विलयन में। तो यहाँ से हमें पता चला बेटा यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का क्या पता चल गया बेटा द्रव्यमान, जिसको हम दिखाते हैं WP से, वो हो गया 1 ग्राम। सही है। अब यहाँ से यूरिया का अणुभार हमको लर्न होना चाहिए बेटा कि यूरिया का जो अणुभार है वो आपके पास होता है बेटा, जिसको MB से दिखाते हैं, वो होता है 60 ग्राम पर। और विलयन का आयतन कितना गिवन है बेटा, विलयन का आयतन हमको गिवन है बेटा 100 ml ना, गिवन है बेटा 100 ml। अगर लीटर में लिखेंगे तो 100/1000 लीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 1/10 लीटर। सही है। अब हमको मोलरता निकालना है तो मोलरता का सूत्र लगा देंगे बेटा। यहाँ से मोलरता बराबर क्या होता है, मोल अपॉन आयतन लीटर में। मोल तो पता नहीं तो मोल क्या होता है, द्रव्यमान बेटे अणुभार, तो द्रव्यमान WB, अणुभार MB और आयतन लीटर में। अब वैल्यू रखिए, WB कितना है 1 है, अणुभार कितना है 60, आयतन 1 लीटर में तो 1/10। क्या बेटा 10 ऊपर जाएगा तो यहाँ से मोलरता इक्वल टू हो जाएगा 10/60, जिसको लिख सकते हैं 1/6। यानी जब भाग देंगे 0.16 मोलर। तो आपके पास आ गया बेटा कि 1% यूरिया विलयन की मोलरता कितनी होगी, 0.16 मोलर होगी। ध्यान से देख लीजिए बेटा, देखिए 6 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 6 36। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा। नोट करिए यहाँ तक बेटा पहले, क्योंकि पहले जब भी हमको किसी चीज की तुलना करनी होती है तो सबके मात्रक सेम होना चाहिए। तो ग्लूकोज की मोलरता दी गई है, नमक की मोलरता दी गई है, तो सबसे पहले यूरिया की मोलरता निकालूंगा। यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं हटाऊंगा, जगह करना है। नोट हो गया ना, ओके। तो यहाँ से मुझे पता चल गया बेटा कि जो 1% यूरिया विलयन है वो उसकी मोलरता में कितना हो जाएगा, 0.16 मोलर यूरिया विलयन है। इसका मतलब ये इस शब्द की बेटा मीनिंग हो गई। अब देखिए तुलना करना है किसका पराशरण दाब अधिक होगा। तो देखिए पराशरण दाब निकाल लेते हैं। मान लेता हूँ ग्लूकोज का पराशरण दाब है 5.1, नमक का पराशरण दाब है 5.2 और यूरिया विलयन का पराशरण दाब है 5.3। तो देखिए पराशरण दाब का सूत्र क्या कहता है, जब भी आपको तुलना करनी हो तो पराशरण दाब का सूत्र लगाएंगे बेटा I इंटू एम। क्या लगाएंगे बेटा, I इंटू एम। तो I कितना है, ग्लूकोज ना तो सम्मिलित होता ना तो वियोजन, तो ग्लूकोज के लिए I का मान 1 आएगा, ग्लूकोज के लिए I का मान कितना आएगा 1 और यम है 0.1, तो पाई वन की वैल्यू आ गई 0.1। इसी तरह से मैं पाई टू निकाल लूंगा, पाई टू के लिए भी लगेगा बेटा I इंटू एम। अब NaCl, तो NaCl बेटा कैसे टूटेगा, तो NaCl टूट जाता है कैसे, Na प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ I की संख्या हो गई 2 और यम है बेटा 0.1, तो वैल्यू आ गई 0.2। तीसरे में आ गई, तीसरा क्या है ये 5 बेटा I इंटू यम।
तो यहाँ पर देखिए यूरिया, यूरिया का फार्मूला होता है बेटा NH2CO NH2। ना तो ये संगुणित होता है और ना ही ये वियोजित होता है, तो इसके लिए भी आई का मान 1 होता है। आई इक्वल टू एम की जगह 0.1 से वैल्यू आ गई 0.1। बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा है बेटा? सबसे बड़ी वैल्यू है 0.2। कौन सी वैल्यू है? 0.2। तो लिखेंगे 0.m ग्लूकोज कॉमा 1% यूरिया विलयन कॉमा तथा 0.1 मोलर नमक विलयन में से नमक विलयन का परासरण दाब अधिक होगा, परासरण दाब अधिक होगा क्योंकि ग्लूकोज तथा यूरिया का ना तो सगुणन हो रहा और ना ही वियोजन हो रहा। और ना ही वियोजन हो रहा, जबकि नमक का वियोजन हो रहा है। इतना आपको लिखना बेटा, तो इसके पूरे नंबर आपको दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि 0.1 मोलर ग्लूकोज 1% यूरिया तथा 0.1 मोलर नमक विलयन में किसका परासरण दाब ज्यादा होगा बेटा? जिसका पाई का मान ज्यादा होगा। और तुलना वाले सवालों में हमेशा सूत्र होता है परासरण दाब का आई इंटू एम। क्या होता है बेटा? आई इंटू एम। तो एम सबका दिया था, आई हमने निकाल लिया। अगर सगुणन या वियोजन नहीं हो रहा तो आई का मान 1 होता है। ठीक है, नोट करिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आपको तैयार करना चाहिए बेटा। एक बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो द्रव ए व बी, दो द्रव हैं ए और बी, क्रमशः 145 तथा 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते हैं। और ये द्रव जो है बेटा क्रमशः 145 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते हैं। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसका वाष्प दाब अधिक होगा? किसका वाष्प दाब अधिक होगा? तो देखिए इस सवाल को करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे पहली चीज बेटा, जिसका क्वथनांक उबलता कब है? कोई चीज उबलती कब है? उबलना तब है बेटा जब वो क्वथनांक, उबलने को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्वथनांक। उबलने का जो ताप होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? क्वथनांक। तो लिखेंगे बेटा जिसका क्वथनांक कम होगा वह अधिक मात्रा में वाष्प बनाएगा। जिसकी वाष्प ज्यादा होगी उसका वाष्प दाब अधिक होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि अगर आपको कभी क्वथनांक वाले सवाल है तो जितना कम क्वथनांक, जितना कम क्या बेटा? क्वथनांक, वो उतनी ही ज्यादा वाष्प बनाएगा। और वाष्प जितनी ज्यादा बनेगी उस वाष्प का दाब भी उतना ही क्या रहेगा बेटा? ज्यादा। तो वही लिखा है कि जिसका क्वथनांक कम होगा वह अधिक मात्रा में वाष्प बनाएगा, और वाष्प अगर अधिक मात्रा में बन रही है तो उसका दाब भी क्या होगा बेटा? अधिक होगा। जिसका वाष्प ज्यादा होगी उसका वाष्प दाब अधिक होगा। इसको नोट करिए। अब हम इस सवाल में आते हैं। सही है? ओके। अब देखिए सवाल में क्या कह रहे हैं, देखिए ए का क्वथनांक कितना है? 145, जबकि बी का कितना है? 190। तो कौन ज्यादा वाष्प बनाएगा? वाष्प ज्यादा बनाएगा ए। ए वाष्प ज्यादा बनाएगा तो वाष्प दाब किसका अधिक होगा? ए का। तो लिखेंगे बेटा 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव ए की वाष्प अधिक बनेगी क्योंकि द्रव ए का क्वथनांक, द्रव ए का क्वथनांक कम है
क्योंकि द्रव ए का क्वथनांक कम है, जिसके कारण द्रव ए के द्रव ए की वाष्प दाब भी अधिक होगा, वाष्प दाब भी अधिक होगा। ठीक है। अब उसने देखिए हमसे पूछा था कि दो द्रव हैं, एक द्रव हमारा 145 में उबल रहा है और एक द्रव हमारा 190 में उबल रहा है। तो बताइए 80 डिग्री सेंटीग्रेड में किस द्रव का वाष्प दाब अधिक होगा? तो जिसका क्वथनांक कम, जो जल्दी उबलेगा उसकी वाष्प ज्यादा, जिसकी वाष्प ज्यादा उसका वाष्प दाब अधिक। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव ए की वाष्प अधिक बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि द्रव ए का क्वथनांक कम है, जिसके कारण द्रव ए की वाष्प का वाष्प दाब भी अधिक होगा। ठीक है, इतना आपको लिख देना, नोट करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कम दाब तथा उच्च ताप पर जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है, क्यों? ये क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर में आपसे बोर्ड में पूछा गया था 2016 में। बेटा कब पूछा गया था? 2016। क्वेश्चन ये कह रहा है कम दाब तथा उच्च ताप पर जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है, क्यों? आपको एक्सप्लेन करना है कि कम दाब तथा उच्च ताप पर जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है, क्यों? लिखेंगे बेटा इसका रीजन। हम जानते हैं कि ताप द्रव के अणुओं को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। अतः ताप जितना अधिक होगा, द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी, जिसके कारण द्रव के अणु अपनी द्रव की सतह को आसानी से छोड़कर गैस में बदल जाएंगे। लेकिन पहला रीजन तो मैंने लिखा ताप। उच्च ताप पर जल का वाष्पीकरण तेजी से क्यों होता है? तो साफ साफ लिखा है कि हम जानते हैं कि ताप द्रव के अणुओं को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। ताप जो है वो द्रव के अणुओं को कौन सी ऊर्जा प्रदान करता है बेटा? गतिज ऊर्जा। और अगर गतिज ऊर्जा कौन सी ऊर्जा हुआ है? ऊर्जा जो दौड़ने में या भागने में काम आती है। तो अगर गतिज ऊर्जा बढ़ गई, अतः ताप जितना अधिक, द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना ज्यादा ताप उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा। ठीक है, जिसके कारण द्रव के अणु जो है वो अपनी द्रव की सतह को छोड़कर गैस में आसानी से चले जाएंगे। क्या जाएगा? गैस। और द्रव के अणुओं का द्रव की सतह से गैस में बदल जाना, द्रव से गैस में बदल जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है। ये हो गया कि अगर ताप ज्यादा दिया तो वो आसानी से द्रव से गैस में बदल जाएंगे, इसलिए वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। अगला है कम दाब। अब हम लिखेंगे बेटा दाब जितना कम होगा, द्रव के अणुओं पर गैस में बदलने के दौरान प्रतिरोध उतना ही कम लगेगा। अब वो क्या कह रहा है बेटा कि दाब आप जितना कम रखेंगे, दाब जितना आप क्या रखेंगे बेटा? कम। तो जब आप दाब कम रखेंगे तो जब आपके कोई द्रव के अणु बेटा गैस में बदल रहे होंगे, किस में बदल रहे होंगे बेटा? गैस में।
तो उनका विरोध कम होगा, प्रतिरोध उनका कम होगा। मतलब जब ये जा रहे होंगे तो इनको रोकने की ताकत कम रहेगी। रोकने की ताकत कौन है? दाब। तो दाब को जितना कम कर दिया तो उनको द्रव से गैस में जाने से रोकने की ताकत कम, और अगर ताकत कम इसका मतलब वो ज्यादा मात्रा में ऊपर जाएंगे। तो ये दोनों रीजन आपको लिखना था ताकि इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स आपको मिल सके। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ भी चुके हैं और इस साल के बोर्ड पेपर में भी अगर ये देखने को मिल रहे हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो बच्चे बेटा 78809608 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आपको मैसेज कर देना, मैं यहाँ से आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करा दूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।